हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक धुरंधर सेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि आपको देगा एक अमेजिंग सैटेलाइट व्यू ऑफ द एंटायर चैप्टर। 8 मार्क्स आपकी पॉकेट में है, ये मेरी गारंटी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में है एक निचोड़ के साथ आपको दे दिए गए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम रिवाइज करने वाले हैं माइंड मैप के थ्रू। कैसे चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ऑटोमेटिकली, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए 3 चीजों में आप पूरा चैप्टर डिवाइड कर सकते हैं। पहला गैल्वेनिक सेल, सारी चीजें गैल्वेनिक सेल की हम देख लेंगे। Then there is called a cell which is electrolytic cell. तीसरा है बैटरीज। बैटरीज के साथ ही हम जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कोरोजन वो भी देख लेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ सेल? दिस गैल्वेनिक सेल, ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल। क्या है ये? इट इज नथिंग बट व्हेन यू आर चेंजिंग द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इजंट इट? बट ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोलिटिक, नाम में ही काम छिपा है। शेक्सपियर once said, what's in a name? When it comes to chemistry, everything is in a name, है ना? तो यहां पे आप देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना, लिसिस करना, ब्रेक करना। तो ये आप कब करेंगे, कैसे काइंड ऑफ रिएक्शंस के लिए करेंगे? जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। जबकि आपको अगर केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो आप ऑफ कोर्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का यूज करेंगे। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू द बैटरीज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज हैं जो हम देखने वाले हैं। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, फ्यूल सेल्स, एंड एंड में हम देख लेंगे कोरोजन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स विच इज गैल्वेनिक सेल। देखिए, इट्स अ जनरल रिप्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं कह रही हमेशा एक गैल्वेनिक सेल इसी प्रकार बनाया जाएगा, बट दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल वेयर इन ऑन द लेफ्ट साइड यू टेक एनोड। ओके, एंड क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। सो आई कैन से लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। दिस इज ओनली इन केस ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। लोन से आप याद कर सकते हैं। ये है आपका रिप्रेजेंटेशन, और जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन, वन लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, then you have to make sure you use ABC, anode, bridge and cathode. ABC, that's the ABC of chemistry. Okay, so what are all the parts of this galvanic cell? एक बारी गौर से देखिएगा। इस प्रकार का सेल जिसमें मैं specific electrodes ले रही हूँ, anode being your zinc and cathode being your copper, तब हम इसको बोल देंगे Daniell cell। तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं आपके पास, है ना? आपको पता है कि जब स्पेसिफिक हमारे पास इस तरीके का कपल है जिंक और कॉपर का, उसको हम बोल देंगे डेनियल सेल। ओके, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको पूरा रटने का जरूरत नहीं है। आपके पास सेल पोटेंशियल्स दिए जाएंगे अगर क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट या डिमांड है तो, बट एक मोटा मोटा सार आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, बस इतने में आपका काम एकदम चल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर पॉसिबल फ्रॉम हियर। पहला, सॉल्ट ब्रिज। क्या करता है भाई सॉल्ट ब्रिज? दिख ही रहा है यार, है ना? क्या कर रहा है? ये एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है। इट्स कंप्लीटिंग अ सर्किट, इट्स मेंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, इट्स इंश्योरिंग। देखिए, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ अगर अगर जेल। इसके अंदर डालते हैं हम इधर KNO3 या फिर KCl। यही क्यों डालते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बहुत सिमिलर है। जितनी मोबिलिटी K+ की है उतनी नाइट्रेट या फिर क्लोराइड की है। इसलिए स्पेसिफिकली आप कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल सकते। यू वुड ईदर हैव टू ऐड KNO3 और KCl। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ओके, नाउ since you have understood, in a general representation, we do have 2 different cells connected through a salt bridge. The questions that can come from here are to find out the E0 cell. ठीक है, the EMF of the cell. तो कैसे हम फाइंड करें? देखिए, ये फॉर्मुलेज हैं जहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे फ्रॉम योर गैल्वेनिक सेल। पहला,
E naught cell is E naught cathode minus E naught anode, but point to be noted, my lord, when I'm talking about cathode minus anode, reduction potential. What are we taking care of? Reduction potential. ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए ट्रू नहीं है. ओके, प्लीज कीप इन माइंड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो अगर आपको फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, मेक श्योर माइनस लगा के रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लीजिए. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. दूसरा, डेल्टा जी इज इक्वल टू, when I'm taking E naught cell, then it should be delta G naught. So delta G naught is equal to minus NF E naught cell and delta G is equal to minus RT ln K. इनके कोलैबोरेशन से हमारे पास आती है नर्स्ट इक्वेशन. 100% there are chances of getting question from nurst equation. एक बहुत ही सिंपल सी सीधी सादी सी इक्वेशन है. E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n. What is n here? The number of electron exchanges in a reaction, जिसको आप सरल भाषा में n factor भी कहते हैं, है ना? So n log concentration of whatever ions are on the product side divided by whatever ions there are on the reactant side. So ये है मोटा मोटा आपका पूरा galvanic cell, जो कि first part of your chapter है as per your NCERT. सिंपल सा है ना? अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे. When it comes to the electrolytic cell, थोड़ा सा elaborate है. तो पहला जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, वो है कैसा सेल दिखता है. सेल आपका दिखता है कुछ इस प्रकार से. आप देख सकते हैं कि यहां पर एक सिंगल कंटेनर लेकर हम काम कर रहे हैं. लेफ्ट में एनोड ही बनाया है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट लेफ्ट में ही एनोड होगा. आपको देखना है ये बड़े वाला बैटरी का साइन. Wherever there is this big terminal, it represents positive, and positive यहां पे होती है एनोड. Yes, keep drawing a contrast. आप देखिए यहां पे जो आपका एनोड है वो थी नेगेटिव. लोन से आपको याद कराया था. ट्रिक्स याद रखते रहिए. तरीके हैं हमारे दिमाग में चीजों को बिठाने के, बस, है ना? तो यहां पे एनोड क्या है? पॉजिटिव. ओके, देन क्या क्या चीजें हमें यहां पर देखनी है. आई होप एवरीथिंग इज ब्यूटिफुली विजिबल. पहली चीज रेजिस्टेंस. ये सब हमने बोरो किया है फिजिक्स से. देखिए फिजिक्स में जब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट की बात होती है तो जनरली मेटल कंडक्टर्स की बात होती है. हम मेटल्स की बात करते हैं. बट जब हम केमिस्ट्री में कंडक्टेंस की बात करते हैं तो जनरली हम इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इस तरीके का, जहां पे आयंस कैरी कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं और उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये दो डिफरेंसेस हैं. तो पहले हम बोरो कर लेते हैं कॉन्सेप्ट जो हमने फिजिक्स से लिए. अगर सिंपल से क्वेश्चन आने वाले होंगे तो यहां से इससे न्यूमेरिकल आ सकता है. रेजिस्टेंस विच यू नो इज रो एल बाय ए. कंडक्टेंस विच यू नो इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड इट इज 1 बाय आर. रेजिस्टेंस का इनवर्स. तो 1 बाय रो ए बाय एल हो गया. तो अगर रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई? पर ओम, जिसको हम MHO भी लिखते हैं. और सीमेन. दिस इज द Siemens is the one which is the SI unit that we use for conductance. फिर इसको समझ लेते हैं. रेजिस्टिविटी तो आपको समझ में आ ही गया है कि R A by L हो गई. बस हमने इसको क्या किया है, रो को R into A by L कर दिया है. सो ओम मीटर हो गई रेजिस्टिविटी की यूनिट. और हम अगर कंडक्टेंस की बात करें which was 1 by R, your kappa is 1 by rho. Point to be noted. 1 by resistivity. So 1 by resistance is conductance. आप देख लीजिए एक राइमिंग स्कीम यहां पर आपको देखने को मिल रही है ना? कापा इज 1 by rho और इसकी यूनिट हो गई सीमेन पर मीटर. फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप मुझसे पूछो तो यहां से बहुत ज्यादा संभावना है क्वेश्चन आने की. मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम विच इज कापा बाय कॉन्सेंट्रेशन. जनरली आप कोई भी PYQ उठा के देखें तो आपका जो कापा का यूनिट होगा वो सीमेन पर मीटर में नहीं होगा. तो ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करिएगा जब सीमेन पर मीटर में हो. बट दिस इज नॉट अ जनरल ट्रेंड दैट हैज बीन सीन. जनरली वी कीप द यूनिट ऑफ कापा एज सीमेन पर सेंटीमीटर. तो यहां पे आएगा पर सेंटीमीटर.
अच्छे से आप देख लीजिए इसको, सीमेन पर सेंटीमीटर. सो योर formula to be noted is lambda m is equal to kappa into 1000 by m. What is m here? Molarity. So kappa into 1000. Now this 1000 is taking care of everything, all the unit conversions which are required for this question. Okay, whenever your kappa is given as Siemen per centimeter. तो आपका जो फाइनल लैम्डा m की वैल्यू आएगी, यूनिट आएगी, वो होगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं. एक और चीज होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बट अब वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो हमारे लिए सिंपल हो गई ये चीजें. आगे बढ़ते हैं. मोलर कंडक्टेंस से जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. नॉट जस्ट दैट, आप ये देखिए डाइल्यूशन का क्या प्रभाव होगा लैम्डा एम पे, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. This is the graph that is having on y-axis lambda m, that is molar conductance, and on the x-axis root c. So molar conductance या molar conductivity मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. So molar conductivity versus root c, अगर आप एक weak और strong electrolyte, weak electrolyte बोले तो जो पानी में पूरा नहीं टूट रहा है, strong electrolyte बोले तो one which is completely dissociating in water, right? So when we are talking about strong electrolyte, the trend that has been observed is, you can see a linear trend. This is for a strong electrolyte. जो इंटरेस्टिंग है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक को नोटिस करिएगा भाई, यहां पे देखिए ग्रीन लाइन वाला एक्सपोनेंशियल कर्व है. हाउ टू रीड दिस डेटा, लुक एट दिस. आप यहां उल्टा रीड करिए, यहां से यहां पे आइए. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम 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 कम, मतलब कि डाइल्यूशन ज्यादा 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 ज्यादा. करेक्ट, डाइल्यूशन बढ़ती जा रही है, तो एक ऐसा समय आएगा जब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटना स्टार्ट कर देगा. बहुत सारे आयंस प्रोड्यूस होंगे. आयंस प्रोड्यूस ज्यादा हो रहे हैं तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी ही. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट. देखिए कापा की बात करें हम, विच इज योर कंडक्टिविटी, कापा की बात करें तो भाई इतना कोई कंडक्टेंस, आपकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि कंडक्टिविटी को आप ऐसे सोच सकते हो कि कितना मूवमेंट हो रहा है आयंस का पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम तो कम हो रहा है, आयंस कम हो रहे हैं, तो आपका जो कापा है दैट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. बट हियर यू कैन क्लियरली सी it's exponentially increasing on dilution. That's the interesting part, and that is why there was a need of lambda m actually. Okay, चलिए आगे बढ़ते. देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रिडिक्टेबल है. आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो अपने लिए आप नुकसान कर रहे हैं. पॉज करते रहिए वीडियो और नोट्स अपने बनाते रहिए प्लीज. ओके, चेक. Strong electrolyte, lambda m is equal to, so y is equal to mx plus c. So your intercept, now this is for strong electrolyte, so let me just extrapolate my curve, and this that you get is lambda naught m. Molar conductivity at infinite dilution, okay, which you can easily get on extrapolation of the curve. Now इंटरसेप्ट पता चल गया. स्लोप क्या होगा आपका, दिस देयर इज अ डिक्रीजिंग स्लोप व्हिच इज क्लियरली विजिबल, एंड स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू a, राइट, डिक्रीजिंग में a. देन यहां पर तो आप देख पा रहे हो कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपन का जुगाड़ हो गया है, एक्सट्रापोलेट करने से लैम्डा नॉट m आ गया है. अब आप पूछोगे मैम व्हाट अबाउट लैम्डा नॉट m फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? And that's exactly where the next most important aspect of this chapter comes in, which is your Colorosh law. Colorosh law भी है बहुत बहुत important. Let's check it out. What is Colorosh law? इसकी definition मैंने अच्छे से दे दी है. अगर आपको notes चाहिए ये पूरे mind map के, तो आप comments में notes जरूर डालिएगा, and I will send you the Telegram link that you can join in. In fact, in our description also you will find Telegram link to get all the notes that we are doing right here. Okay? Now check.
limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of the individual contributions of anion and cation. Lambda naught NaCl is equal to lambda naught Na plus lambda naught Cl minus. Lambda naught HCl is equal to lambda naught H plus lambda naught Cl minus. Lambda naught CH3COO minus Na plus is equal to lambda naught CH3CO minus plus lambda naught Na plus. So you can just break any possible electrolyte in its respective ions and talk about the individual cation and anion ka lambda naught basically and sum it up. You will get the answer. So how you can utilize it is, आपको दिया होगा 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और पूछ लिया जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम. तो इनडायरेक्टली थ्रू कोलेरॉश लॉ आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम निकालने को दिया जाएगा. पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए, 2 टाइप के और लेयर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको हम फिर कहते हैं कि अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं कि अल्फा which is degree of dissociation या degree of ionization which is equal to lambda m divided by lambda naught m. Simple सा formula है. Obviously, see, your alpha cannot be greater than 1. Alpha 100% से ज्यादा नहीं हो सकता ना. Percentage dissociation cannot be greater than 100%. कई बारी मैंने बहुत बारी देखा है अपने करियर में कि बच्चे क्या करते हैं, लैम्डा नॉट एम ऊपर लिख देते हैं और ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. नाउ दैट आई हैव हाईलाइटेड इट, आई एम श्योर इट इज राइट हियर, बैठ चुकी है आपके दिमाग में, है ना. सो लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट इज द ओनली वे, क्योंकि लैम्डा नॉट एम इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द लैम्डा एम. तो एनी हाउ योर अल्फा विल बी इक्वल टू ईदर वन. ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो तो 1 होगा. अदरवाइज मैंने आपको बताया कि लैम्डा नॉट एम हमेशा ज्यादा है, तो अल्फा विल ऑलवेज कम आउट बी लेस देन 1. कीप दिस इन माइंड. अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कितनी भी बड़ी इमारत बना लीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता. ठीक है. सो मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, देन Ka इज इक्वल टू, ये ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ आप क्लास 11th आयनिक इक्विलिब्रियम वहां पे पहली बार पढ़ते हैं. सो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. माइंड यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो आप ये लेंगे, और Ka पूछा है तो अल्फा यहीं से बोरो करना पड़ेगा अगर Ka पूछा है तो. ठीक है. और C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा दैट यू हैव गॉट. एज सिंपल एज दैट. Right? This is dissociation constant of an acid. Ka is dissociation constant of an acid. Alpha is the degree of dissociation. Point to be noted, my lord. Mix मत करिएगा. ठीक है. चलिए, अब आते हैं हम quantitative aspect based on the charge which is passed. इसमें आ जाता है आपका Faraday's first law, Faraday's second law. Again, the most probable part of the entire chapter. 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, लाइटली मत लीजिएगा. ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, W इज प्रोपोर्शनल टू Q. Q क्या है? चार्ज. चार्ज क्या है? IT. I क्या है? करंट. T क्या है? टाइम पास्ट इन द सेकेंड्स. ओके, सो व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, व्हाट डू यू गेट? Z. Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस. What is electrochemical equivalence? E by 96500. अब E क्या है भला? Equivalent weight, है ना. तो E क्या है आपका? Equivalent weight. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. Equivalent weight कैसे निकालते हैं? Molecular mass by N factor. N factor क्या है? Number of electron exchanges. ठीक है. So मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए. इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 will give you 96500. Coulomb is actually 1 Faraday. So this is how all the concepts gets merged here beautifully in first law of Faraday, where weight deposited or liberated is proportional to the charge passed. That's our first law. Second is a borrowed law from the first law itself. You can think of it, अगर हम 2 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करें, करेक्ट, तो चार्ज दोनों सेल्स में सेम पास होने वाले.
So W1 by W2 is going to be equal to Z1 by Z2, which is going to be equal to Z1 क्या है? E1 by 96500 divided by E2 by 96500. 96500, 96500, tata bye bye. What do you get? W1 by W2 is equal to Z1 by Z2 equal to E1 by E2. As simple as that. Okay, let's move on. Now we are coming to the qualitative aspect. You can expect either an MCQ from here. This is a very direct question which is possible from here. और अगर आप अपने नोट्स बना लो यहां से, बेहतरीन नोट्स बना लो अगर आप यहां से कि सबके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक टेबल के फॉर्मेट में अगर आपने लिख लिए तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं छीन सकता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. मोल्टन NaCl देखिए, कैथोड पे Na+. देखिए ऑप्शन क्या है, मोल्टन में ऑप्शन ही नहीं होता है. आपके पास आयन से Na+ और Cl-. Na+ सोडियम में जाएगा, कैसे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, कैथोड का रिएक्शन होगा ये. Cl- Cl2 में जाएगा, कैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, एनोड का रिएक्शन हो गया. Na+ plus E giving you Na and Cl- giving you chlorine gas plus electron. So these are cathode and anode reactions respectively. It is your job to now write the overall reaction. मैंने बहुत ही simplified form में यहाँ पे लिख दिया. Next, अगर आपके पास aqueous NaCl है तब होगा competition. यहां से 100% प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है. ये somehow एग्जामिनर को बड़ा पसंद है. Aqueous NaCl से क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों. सो लेट्स सी, जब हमें इतना प्रिडिक्टेबल है कि यहां से आना है तो अभी से फटाफट देख लीजिए कि क्या होने वाला है. पहले कैथोड पे ऑप्शन ए वही वाला Na++ इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Na. इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.71. ओके, वाटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन दे सकता है OH-. इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही तो रिड्यूस होना चाहेगा जिसका पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन इज मोर. दैट्स व्हाट इज वांटिंग टू बी रिड्यूस्ड, isn't it? So who wins? Who wins? Water wins. Okay, let me put this out here. This is the winner. कैथोड पे, एनोड पे Cl- गिविंग अस Cl2. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.36 माइनस में, और वाटर गिविंग अस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.23 माइनस में है. माय लॉर्ड, साइन मिस मत करिएगा. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली में दे रही हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो. कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है? जो भी वैल्यू ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है. तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है मगर ये हो ना सका. और अब ये आलम है कि आपको दिख रहा है कि कैथोड का तो रिएक्शन सी इज चिल, नो ऑब्जेक्शन, नो एक्सेप्शन. बट एनोड पे थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है. ऑब्जर्व very very carefully. Chlorine, the one which is having a lower oxidation potential, is being produced. ऐसा क्यों हो रहा है? What do you think is the reason? Yes, my friend, over potential. बिल्कुल सही पहचाना, over potential. क्या है over potential? देखिए, कुछ ये हो रहा है कि इलेक्ट्रोड के पास स्टार्टिंग में तो ठीक है, ऑक्सीजन आई और लेट्स से ऑक्सीजन के बबल्स आके थोड़े से चिपक गए, बट अब आगे रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, ये थर्मोडायनेमिकली बढ़ नहीं पा रहा है आगे, तो थोड़ा सा पोटेंशियल ज्यादा करने की जरूरत पड़ रही है. तो जैसे थोड़ा सा ज्यादा किया, थोड़ा सा ही तो ज्यादा चाहिए था टू प्रोड्यूस क्लोरीन स्टार्ट्स गेटिंग इवॉल्व्ड. सो दैट इज व्हाट इज ओवर पोटेंशियल. ओके, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल दोनों बोलते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई क्लोरीन इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड एट योर एनोड. ओके, नेक्स्ट इज योर डाइल्यूट H2SO4. यहां पे भी देखिए आपके पास क्या आ रहा है, H+ आ रहा है फ्रॉम H2SO4 और वाटर है. वैसे तो कोई भी ले लो, आप देख लो कि आपके पास हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस होने वाला है, बट रिडक्शन पोटेंशियल फॉर H+ गिविंग यू H2 इज हायर. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट कैथोड. एनोड का इंटरेस्टिंग है, सल्फेट गिविंग यू थायोसल्फेट S2O8 2- plus 2 electron -2.05 and water giving you oxygen -1.23.
These are oxidation potential. Clearly, minus 1.23 is greater than minus 2.05. Who wins in this battle? Who wins? Water wins. So this should have been produced, and this is what is produced. So these are your cathode and anode reactions respectively. But the moment there is concentrated sulfuric acid which is given to you, concentrated आते ही काया पलट. देखिए, this becomes your reaction at anode because sulfate is quite high in amount. It's concentrated for a reason, right? That your H plus coming from the sulfuric acid and sulfate coming from sulfuric acid is more, so it dominates, and that's why at anode you see S2O8 2 minus getting produced. That is your anode reaction. Cathode तो same है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, चिल है. बस अगर ये आपने कंपाइल करके एक पेज पे लिख लिया, गारंटीड यहां से कोई भी क्वेश्चन आए, it is not going to be right. It is going to be right in the least amount of time, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, जो कि बड़ा निग्लेक्टेड सा पोर्शन होता है. टीचर्स भी कहती है खुद कर लो, तो आज हम फटाफट सबको एक ही जगह पे कंपाइल करके माइंड मैप की फॉर्म में अच्छे से मैपिंग कर लेते हैं भाई बैटरीज की. पहला प्राइमरी बैटरी, ड्राई सेल या लेक्लांच सेल. इसका डायग्राम बनाने को आ सकता है, आप देख लीजिएगा. बीच में बनाइएगा कैथोड, सिंपल सा बनाना है. सो आई रिमेंबर when I was in school, there was a question on draw dry cell. So one of my friends actually made a cell और बीच में लिख दिया निपो, बन गया dry cell का डायग्राम. No, you are not supposed to do that. Okay, check this out. बीच में आपने कार्बन का रॉड लिया है which is cathode, एंड साइड में ये जो ग्रे पोर्शन दिख रहा है ये जिंक कप है, और ये वाला जो पूरा ग्रे पार्ट है दैट इज योर MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl का पेस्ट. सिंपल है, साथ साथ बनाते रहो, है ना, इजी रहेगा. एनोड पे जिंक दे रहा है Zn2 प्लस, और कैथोड पे MnO2 प्लस NH4 प्लस दे रहा है MnOOH प्लस अमोनिया. याद कर लो, these are the reactions which is happening. Few things are such which are happening. You can't dispute or debate that कि ये क्यों हो रहा है. You can't question it. Chemistry is a little different, you know. Chemistry में हमें outcome पता होना चाहिए, फिर हम जवाब ढूंढते हैं. मैथ में क्वेश्चन पता होता है, फिर हम जवाब ढूंढते हैं. यहाँ पे हमें आंसर पता होना चाहिए, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं कि क्यों हो रहा होगा. So this is a fact and we would have to remember it the way it is. Next. मर्करी सेल, आप देख लीजिए. मर्करी सेल कुछ इस तरीके से दिखता है, एक कैस्केट टाइप है. यहाँ पे सेपरेटर है एक येलो कलर का, आप देख सकते हैं. कैथोड बनाया हुआ है नीचे, ये एक सेल का कैन है. एनोड कैप ऊपर है, ये बीच में रेड पोर्शन एनोड है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका डायग्राम जनरली नहीं आता है. लेड स्टोरेज बैटरी और जो आपका ड्राई सेल है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेयर द एग्जामिनर कैन आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट अ सेल. ओके ओके, मर्करी सेल, जिंक अमलगम, ZnHg बोले तो जिंक अमलगम एक एलॉय है. आप OH माइनस दीजिए, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कैथोड पे HgO प्लस H2O 2 इलेक्ट्रॉन देकर, सो आपके पास मर्करी ऑक्साइड से मर्करी लिक्विड बन रहा है. सिंपल सा रिएक्शन है. ओवरऑल रिएक्शन सिंपल है, आपको बस ऐड करना है कॉमन इलेक्ट्रॉन, टाटा बाय बाय, योर ओवरऑल रिएक्शन व्हाटएवर वुड बी कॉमन, जस्ट टाटा बाय बाय, overall reaction will be ready. Okay, सेकेंडरी में आता है लेड स्टोरेज बैटरी. गौर से देख लीजिएगा लेड स्टोरेज बैटरी को. ऐसे करके कॉलम्स बनाए हुए हैं. ऊपर कुछ भी आप पॉजिटिव पार्ट कर सकते हैं, साइड में आप नेगेटिव पार्ट कर सकते हैं. ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कुछ भी आप सिंपल सा ऐसा प्लस और माइनस लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा. Nobody is going to judge you on your drawing. Chemistry, science in general is a subject like this where we don't worry about the way we are writing it. We are worried about what we are writing. What should be absolutely clean and neat. Okay? So yeah, then आपके पास होनी चाहिए कुछ ऐसे compartments. आप देख लीजिए, बीच में है सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर आपके पास नेगेटिव प्लेट lead grids filled with spongy lead, ये जो blue वाला portion है, and one of the plates you can show as positive plate lead grids filled with PbO2. So ये आपका डायग्राम है. हो क्या रहा है? Again, anode, you would have to remember it the way it is.
lead plus sulfate giving you lead sulfate. Simple. Mind you, this is at the time of discharging. जब charging है तो उल्टा. Simple. तो cathode PbO2 giving plus sulfate SO4 2 minus plus 4H plus 2 electron giving us lead sulfate plus water. So these are your reactions which you need to remember for the secondary cell. Okay. Now there is also nickel cadmium cell, which is what we use in most of the batteries of cameras. है ना? So nickel cadmium cell, cadmium plus NiOH3. So nickel is in 3 plus form. You can see cadmium is going to cadmium plus 2, CDO, and nickel in plus 3 is going to nickel in plus 2. So one is an oxidation, the other one is a reduction, and this is the redox reaction which is happening here in a nickel cadmium cell. Okay? Then last but not the least, your fuel cell. What is a fuel cell? Simple enough. आप देख लीजिए, अभी recently नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि fuel cell is going to be the future of India. By 2030, hydrogen economy is going to empower India. So wherever there are some political events which are happening, its usage and its collaboration in science becomes important, and कोशिश करता है CBSE हमेशा ऐसी चीजों को cater करने के लिए. So आप देख सकते हैं कैथोड पे O2 plus 2H2O plus 4 electron giving us 4OH minus, और यहाँ पे आपके पास एनोड पे हाइड्रोजन प्लस 4OH minus giving us 4 water plus 4 electrons. So when you do the Tata bye-bye of all the common stuff, what you get is 2H2 plus O2 giving us 2H2O. Wow! Simple पानी का reaction. कोई मुश्किल बेकार का बाय प्रोडक्ट नहीं जो कि ग्लोबल वार्मिंग करे, ग्रीन हाउस इफेक्ट करे. सिंपल सा पानी प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. बेहतरीन फ्यूल तो है ही, पानी बन रहा है, कितनी खूबसूरत बात है. In that whole process of making of water, there is immense amount of energy which is being provided or which is being produced, जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना? This is your fuel cell. एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन, एनोड, कैथोड. सिंपल सा आपका फ्यूल सेल का डायग्राम. Last part of this chapter now is going to be corrosion. Look at this. Corrosion में ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, पता ही है, आयरन जा रहा है आयरन 2 प्लस में, और रिडक्शन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है पानी के अंदर. ओवरऑल Fe2 plus water plus oxygen giving you Fe2O3 and 4H plus. So this is again a reaction that you should know as it is for corrosion. And with this, beautifully you can see the entire mind map should be on your fingertips. We are done, and if you are interested in the notes of the entire chapter, make sure you comment below how you found this session. Please do let me know in the comments below, and if you like the session, don't forget to hit the like button. And if you haven't subscribed as yet, what are you waiting for? Do subscribe the channel. If you want more videos like this, जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और नेक्स्ट माइंड मैप आपको किस चैप्टर का चाहिए ये भी जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए. I'll see you very soon. Bye bye. Take care. All the best.